वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रिज्म पे कैसे स्पेक्ट्रम डिस्पर्शन ऑफ लाइट यहां होती है और यहां पे केवल यहां पे क्या होता है, डेविएशन होता है और डिस्पर्शन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इन डिफरेंट कलर्स। यहां पे केवल डेविएशन होता है और स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट में मैक्सिमम क्या मेजॉरिटी जो कलर्स हैं वो 7 कलर्स हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसको हम लिख सकते हैं विबग्योर। लाइट क्या है, व्हाइट लाइट क्या है? व्हाइट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये जो कलर है लाइट का, ये एक सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ है, ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट में जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हैं, उसकी वेवलेंथ के हिसाब से कलर है। एग्जाम्पल, अगर 400 नैनोमीटर हमारी वॉयलेट लाइट की वेवलेंथ है और 800 नैनोमीटर हमारी रेड लाइट की वेवलेंथ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब 800 नैनोमीटर की लाइट हमारी रेटिना में पड़ेगी तो हमारा ब्रेन उसको डिसाइफर करेगा, सब्जेक्टिवली देखेगा कि यह रेड कलर है। और अगर 400 नैनोमीटर की होगी तो वॉयलेट होगी, और इसके बीच में होगी तो इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये वेवलेंथ चाहे किसी भी सोर्स से हो, आपके बल्ब से आ रही है या ट्यूबलाइट से आ रही है या टॉर्च से आ रही है, अगर 400 नैनोमीटर है तो वॉयलेट ही दिखाई देगी, 800 नैनोमीटर है तो रेड दिखाई देगी। तो मतलब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वेवलेंथ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, अगर वेवलेंथ जो भी होगी उसके हिसाब से कलर होगी। एंड द सब्जेक्टिव कलर इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट? तो आप बोलेंगे कलर ऑफ द लाइट। ओके, अभी हम लोग इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे और देखेंगे और क्या इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो सन से रेज आती हैं, जो सन कॉस्मिक रेज हैं, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अभी तक हमने क्या किया था? हमने देखा था 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक जो है वो व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट में भी हमें ये था, वॉयलेट है, ग्रीन बीच में है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लेकिन यही लाइट नहीं, यही रेडिएशन नहीं आता। हमारी आई जिस तरह से हमारे ईयर्स 220 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक एक ऑडिबल लिमिट होती है, उसी तरह से हमारी आईज विजिबल लाइट जो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेंज में है उसको हम देखते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इसके बाहर भी हमारे पास जो रेडिएशन आ रहा है वो और चीजों पर भी कंसिस्ट करता है। उनको मैं ब्रेक कर रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। ये 400 है, यहां पे 100 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर पे एक पॉइंट बनाइए और 0.01 नैनोमीटर पे एक और पॉइंट बना लीजिए। यहां 10 to the power of 6 नैनोमीटर पे एक पॉइंट बनाइए और 10 to the power of 10 नैनोमीटर पे एक पॉइंट बना लीजिए। अब 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर का जो रेंज है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। ये विजिबल नहीं है लेकिन आ रहा है सन से, और ये जो है ये एक्सरे है, और इससे कम वेवलेंथ को हम लोग गामा रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? गामा रेज। इधर
अगर 800 to 10 to the power 6 को हम कहते हैं इंफ्रारेड, 10 to the power 6 to 10 to the power 11 को माइक्रोवेव, और उसके ऊपर रेडियो वेव्स। तो अगर कभी भी आपको पूछा जाए कि इंक्रीजिंग वेवलेंथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस को गेट कीजिए, तो इंक्रीजिंग वेवलेंथ में आपके पास सबसे पहले आएगा गामा, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल। विजिबल में आप ब्रेक कर सकते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। उसके बाद इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो। और इस साइड से इस साइड क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ रही है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग। और जब वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी गिरेगी, तो इस साइड से इस साइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज क्यों? क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। वेलोसिटी जो है पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वैक्यूम में, वैक्यूम या एयर में, वैक्यूम या एयर में पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेलोसिटी जो होती है वो 3 into 10 to the power of 8 मीटर पर सेकेंड है। तो चाहे गामा रे हो या एक्सरे हो या अल्ट्रावायलेट हो, वॉयलेट हो, ब्लू हो, रेड हो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सब की सब वेवलेंथ जो है आप इस टाइप से निकाल सकते हैं। अगर वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं इससे। वेलोसिटी में 3 to 10 to the power of 8 डालिए, वेवलेंथ अगर आपको 10 to the power 6 है तो 10 to the power 6 डालिए, फ्रीक्वेंसी निकालिए। तो अगर क्वेश्चन ये दिया गया कि अरेंज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इधर से नहीं इधर से चलेगा। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा। आप ये याद कर लीजिए, 0.01, 10 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, 10 to the power 6 नैनोमीटर एंड 10 to the power of 10 नैनोमीटर। एक चीज और याद कर लीजिएगा, एक यूनिट है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। तो अगर नैनोमीटर में दिया है तो ये रेंज होगी और उसमें होगी तो 0.1 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम, 10 to the power 7 एंगस्ट्रॉम और 10 to the power of 11। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया आपको कि कौन सी वेव है, एक वेव है जिसकी वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर या उसकी वेवलेंथ है 10 एंगस्ट्रॉम, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम, तो कौन सी वेव है? अब आप ये चार्ट अपना याद करें। आपको मालूम है 1 नैनोमीटर कहां आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा या इन दोनों के बीच में आएगा? बताइए, 1 नैनोमीटर इन दोनों के बीच में आएगा। इन दोनों के बीच में आया तो आप कहेंगे एक्स। तो आपको ये याद करना पड़ेगा 0.01 नैनोमीटर, 10 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर, 10 to the power 6, 10 to the power 10, या 0.1 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम, 4000 एंगस्ट्रॉम, 8000 एंगस्ट्रॉम, 10 to the power 7 एंगस्ट्रॉम और 10 to the power 11 एंगस्ट्रॉम। याद कीजिए, इसे नोट कर लीजिए, and then we will go into the characteristics of electromagnetic radiation। और कोर्स में हमें अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड के ऊपर ज्यादा डिस्कस करना है। तो हम लोगों ने ये देख लिया कि गामा की क्या रेंज है, एक्सरे की क्या है और अल्ट्रावायलेट की। इसको हम अगर एंगस्ट्रॉम में कर देते हैं तो 0.01 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम, then you have 4000 to 8000 angstrom,
और आपका 10⁻7 एंगस्ट्रॉम और 10⁻11। ओके, क्वेश्चन एक है कि फ्रीक्वेंसी इज 500 मेगाहर्ट्ज और वेवलेंथ 60 सेंटीमीटर, तो वेलोसिटी याद कीजिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी कितनी? 500 मेगाहर्ट्ज। 500 मेगा कितना होता है? 10⁻6 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। लैम्डा कितनी? 60। मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, राइट? तो ये क्या हुआ? 300 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड या इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन है किस मीडियम में? याद रखिए, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एयर में उसकी वेलोसिटी ये होगी और बाकी मीडियम में उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो आंसर आएगा ये किस मीडियम में ट्रैवल कर रही थी? एयर में ट्रैवल। दूसरा क्वेश्चन है, लैम्डा दे रखा 0.01 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है ये याद रखिए, 10⁻⁻10 मीटर्स। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू -10⁻10 मीटर। अब क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें मालूम है V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा। यहां हम एज्यूम करेंगे कि वेलोसिटी इज 3 इंटू 10⁸ ये मीटर पर सेकेंड करेंगे। तो अगर हमें ये लैम्डा दे रखा है तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन लैम्डा। वेलोसिटी अपॉन लैम्डा, वेलोसिटी हो गई 3 इंटू 10⁸ और लैम्डा कितना है? 0.01 एंगस्ट्रॉम। तो 0.01 कितना होता है? 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम, राइट? 0.2 इंटू ये 0.1 एंगस्ट्रॉम था, 100 एंगस्ट्रॉम, और ये हुआ 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे हम लिखेंगे 10⁻⁻2 एंगस्ट्रॉम को हमने मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर लिया, 10। ये हो गया आपका 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻12। और आपने मैथ में ये पढ़ा है कि ये ऊपर जाएंगे तो इसकी चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया 3 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻12 हर्ट्ज, और ये आपका बन जाएगा 3 इंटू 10⁻20 हर्ट्ज। ये केवल B इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा से किया है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ये करेक्शन नोट कर लीजिएगा। 0.1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, 0.01 नैनोमीटर है 10 नैनोमीटर। यहां पे मैंने गलती से 0.01 एंगस्ट्रॉम लिख दिया। बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस टाइप के होते हैं कि वॉलेट के नीचे वेवलेंथ, कम वेवलेंथ वाली वॉलेट से कौन सी 3 वेव्स हैं बताइए। तो कम वेवलेंथ वाली आपकी हो गई अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा। रेड के ऊपर ज्यादा बड़ी वेवलेंथ वाली कौन सी हैं? तो आप बोलेंगे इंफ्रारेड, माइक्रोवेव वेव। आप बस इतना याद कर लीजिए, इसके बाद आपके 2-3 मार्क्स तो आपके फाइनल। अच्छा, अब आप ये देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कुछ प्रॉपर्टीज सेम, चाहे लाइट हो या अल्ट्रावायलेट हो या एक्सरे हो या गामा रे हो, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव वेव, सबकी वेलोसिटी इन एयर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसी और मीडियम में अगर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी। Velocity reduces in other medium. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कॉमन है रेडिएशन। नंबर 1, वेलोसिटी में दिस follows law of reflection and refraction.
रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लॉ फॉलो करती है। ऑल वेव्स, whether it is microwave, radio wave, or infrared, or X-rays, or gamma rays, or ultraviolet, or visible. Number 4, ये मालूम चल गया 3 चीज। रिफ्लेक्शन, आपको दो तीन चीजें पूछी जाती हैं, तो आप बताइएगा वेलोसिटी इन एयर, दिस इज फॉलो लॉ फ्रॉम, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स। कौन सी वेव्स हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। याद कर लीजिए, इसको हम डिफाइन करेंगे साउंड में। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? और दूसरी चीज ये है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड उनको अपने पास से, अपने इशारे से अलग कर देगी। नो, दे आर नॉट अफेक्टेड। ये सबसे बड़ी चीज ये है, इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। अब आप इसको बड़े आसानी से समझ लीजिए। सूरज से जमीन में आने में बीच में वैक्यूम है। अर्थ के पास एटमॉस्फेयर है, हर एक प्लैनेट के पास, आपका या सैटेलाइट के पास आसपास कुछ एटमॉस्फेयर होगा, बाकी जगह देयर इज नो एटमॉस्फेयर, बट वेव्स ट्रैवल, सो इट डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रैवल। वेलोसिटी इन एयर और वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। V reduces in other medium, follow law of reflection and diffraction. They are transfer waves and not affected by electric or magnetic field. Okay, excepting violet to red, ये visible हैं, these are visible to naked eye. केवल visible जो range है, what is the visible range of electromagnetic radiation? तो आप कहेंगे 400 nanometer to 800 nanometer is my visible range. इसके लेफ्ट में इससे कम वेवलेंथ और ज्यादा वेवलेंथ में आपकी रेडिएशन विजिबल नहीं है। ओके, सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्ट्रावायलेट क्या विजिबल है? नो, अल्ट्रावायलेट इज नॉट विजिबल टू नेकेड आई। क्या इंफ्रारेड विजिबल है? नो, इट इज नॉट विजिबल टू नेकेड आई। ओके, वी विल स्टडी द यूजेस एंड अदर फीचर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट की सबसे पहले ये रेंज आप समझ लीजिए, लैम्डा इज बिटवीन 10 नैनोमीटर एंड 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ 10 नैनोमीटर से बड़ी है और 400 नैनोमीटर से इट इज ऑन द जस्ट बिलो द वॉल्यूम, just below violet. It follows all the laws of electromagnetic radiation. Reflection होगा, refraction होगा, travel in vacuum, travel in air at the velocity of 3 × 10⁸ meter per second. It does not require a medium to travel. Okay. Then कैसे प्रोड्यूस होती? इलेक्ट्रिक स्पार्क से। जब आर्क लैंप्स, इनसे अल्ट्रावायलेट प्रोड्यूस होती है और ये कॉस्मिक रेज जो सूरज से आ रहे हैं वो भी है। कॉस्मिक रेज में भी अल्ट्रावायलेट रहती है। अल्ट्रावायलेट रेज आर scattered by atmosphere. Ultraviolet rays are also absorbed by the ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमारे ऊपर है उसमें अल्ट्रावायलेट रेज एब्सॉर्ब होगा। अल्ट्रावायलेट रेज अगर बहुत ज्यादा आपकी स्किन पे पड़े तो इट कैन कॉज स्किन कैंसर, तो डेंजरस इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि विटामिन डी बनाने के लिए अल्ट्रावायलेट रेज इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन अधिकता हर चीज की बुरी है, एक्स्ट्रा अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी डेंजरस। इसीलिए कहते हैं जब ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है तो हमें प्रॉब्लम होने जा रही है, क्योंकि अनहेल्दी रेडिएशन जो अल्ट्रावायलेट का है वो एक्सपोज होगा, तो वी विल हैव स्किन डिसऑर्डर्स एंड स्किन कैंसर।
ओके, ये तो इसका प्रोडक्शन का वो है। किस चीज से प्रोटेक्ट होती है? ओजोन लेयर से हम लोगों के पास प्रोटेक्ट हो जाती है। दूसरी चीज, एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इट गेट्स स्कैटर। एटमॉस्फेयर में जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो उसको बाएं दाएं फेंक देती है, तो डायरेक्ट हमारे पास अल्ट्रावायलेट काम है। ओके, इसकी यूसेज कहां है? हम लोग कहां कहां यूज करते हैं? हम लोग इसको यूज करते हैं टू चेक द क्वालिटी ऑफ जेम्स। ये जवाहरात की क्वालिटी के लिए चेक करते हैं। इट इज यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन। आजकल कोरोना काल में सभी लोग परेशान है, सैनिटाइज करो, ये करो, वो करो, और आजकल यूनिट्स आ रहे हैं, डिब्बे बन के आ रहे हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट लैंप लगे हैं, जो आप अपने घर का सामान रख दीजिए, वो स्टेरिलाइज हो। इसमें ऑपरेशन से पहले जो इक्विपमेंट्स हैं, सीजर्स हैं, आपके स्टूचर्स हैं, उन सबको भी स्टेरिलाइज किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर विटामिन डी प्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स को थोड़ा सा अल्ट्रावायलेट के बल्ब से हम लोग स्पार्क लैंप्स होते हैं, जिससे कि ब्लू लाइट निकलती है अल्ट्रावायलेट की, और उससे हम लोग विटामिन डी का प्रोडक्शन भी करते हैं। ये हमारा क्वालिटी ऑफ जेम्स, क्वालिटी ऑफ एग्स, एग्स में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, इन सबको चेक करने के लिए हम लोग अल्ट्रावायलेट को यूज करते हैं। कैसे चेक करेंगे इसमें? क्या क्या है इसकी वजह? कैसे पता लगेगा कि अल्ट्रावायलेट है? तो अगर सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन है, AbCl सॉल्यूशन है, तो उस पर अल्ट्रावायलेट पड़ेगी, तो वो ब्लू होगा, और ब्लू के बाद वो ब्लैक होगा। सो सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूशन व्हेन एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट गेट्स ब्लैक। क्वेश्चन आया था, silver chloride solution when exposed to an electromagnetic radiation gets black. Name the radiation. Oh, it is ultraviolet. Ultraviolet. It causes fluorescence in zinc sulfide. Zinc sulfide पे fluorescence चमक आती रहेगी. It affects photographic plates. फोटोग्राफिक प्लेट्स को अफेक्ट कर देगा, उनको उनके ब्लैक पैचेस आ जाएंगे। तो इधर से जो भी हैं नीचे इस साइड वाले, वो सब फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करेंगे और अफेक्ट करेंगे फोटोग्राफिक। दूसरी चीज, गामा रेज की पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा है। जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा पावरफुल वेव। तो गामा रेज ज्यादा पावरफुल है, एक्सरे कम है, अल्ट्रावायलेट हमारी स्किन तक ही पेनिट्रेट कर सकती है। एक्सरेज हमारी स्किन के अंदर चली जाती है लेकिन बोन्स को नहीं पेनिट्रेट कर पाती, इसीलिए हम लोग एक्सरे लेते हैं और इसीलिए हम लोग उसको कैट स्कैन में यूज करते हैं। गामा रे जो है 30 सेंटीमीटर लोहे को पेनिट्रेट कर लेती है, और ये हम लोगों के दिमाग में कैंसर अगर है या कहीं बॉडी में कैंसर है तो उसको भी हम लोग ठीक करने के लिए यूज करते हैं। ये तीनों जो है फ्लोरोसेंस जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस करती हैं, अफेक्ट्स फोटोग्राफिक। अल्ट्रावायलेट ये 3 फीचर आप लोग नोट कर लीजिए, यूसेज आपके पास हैं, इसके अलावा आपको जानने की और कोई खास जरूरत नहीं है। अब आते हैं विजिबल जिंक सल्फाइड पे नो फ्लोरोसेंस। उसके बाद आपका विजिबल टू आई है और फोटोग्राफिक प्लेट्स को अफेक्ट करती है, पेनिट्रेशन इसका नहीं है, पेनिट्रेशन नहीं। इंफ्रारेड पे आते हैं हम लोग। इंफ्रारेड जिंक सल्फाइड पे
नो फ्लोरेसेंस। क्या फ्लोरोसेंस है? नहीं है। ओके। फोटोग्राफिक प्लेट, नो इफेक्ट। क्या ये पेनिट्रेट करेगी बॉडी में? नहीं करेगी। विजिबल है? नहीं। नॉन विजिबल, विजिबल, नॉन विजिबल। अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट, affects photographic plate, does not affect photographic plate, causes fluorescence in zinc sulfide, does not cause fluorescence, does not cause fluorescence. Okay? ये इंफ्रारेड की ये दो फीचर्स हो गए। इसके साथ साथ हाउ इज इट प्रोड्यूस, कैसे बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, रेड से लिखते हैं इंफ्रारेड। क्या फ्रीक्वेंसी है इसकी? 800 नैनोमीटर से लेके आपकी इसकी वेवलेंथ जो है 10⁻6 नैनोमीटर तक है। मतलब लैम्डा इज ग्रेटर देन 800 नैनोमीटर एंड लेस देन 10⁻6 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट से इसको डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड को फ्रीक्वेंसी निकाल। क्या फ्रीक्वेंसी होगी इसकी? इसकी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 800 into 10⁻⁻9। इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 10⁻6 into 10⁻�9। ये इनकी फ्रीक्वेंसी होगी और तब हमारा ये साइन बदल जाएंगे। मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी से कम और इतनी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा। इंफ्रारेड इज प्रोड्यूस बाय रेड हॉट बॉडीज। रेड हॉट बॉडीज इसको प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? रेड हॉट बॉडीज। क्या करता है? इट कॉजेज हीटिंग करती है। क्या करता है? हीटिंग क्रिएट करता है। इसमें आपको हीट, ये हीट नहीं करती। विजिबल लाइट माइल्ड हीटिंग करती है, इंफ्रारेड ज्यादा हीटिंग। तो अगर आपने थर्मोमीटर पे ब्लैक कलर कर दिया नीचे बल्ब पे और उसको इंफ्रारेड में रखा तो वो थर्मोमीटर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो बोर्ड में ये भी क्वेश्चन आया कि a blacking thermometer shows an increase in temperature when put in a radiation. What radiation is this? This is a infrared. Causes heating. It causes heating. क्या करता है? Causes heating. Okay. Causes heating. एक थर्मोपाइलेट इंस्ट्रूमेंट है जिस के द्वारा भी हम इसको चेक कर सकते हैं। थर्मोपाइल में क्या होता है? एक साइड पे आपकी वेव आई इंफ्रारेड, तो एक करंट जनरेट होगा उसमें, तो दिस इज कॉल्ड थर्मोपाइल। थर्मोपाइल से भी हम इंफ्रारेड पता लग सकती है, कैन बी चेक फ्रॉम। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्मोपाइल से यूसेज कहां है इसकी? बनती कैसे? रेड हॉट बॉडी से। यूसेज कहां है? यूसेज ऑफ infrared. सबसे पहले ये मेडिकल पर्पज, जैसे किसी आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन की शॉप पे, क्लिनिक की शॉप पे आपको इंफ्रारेड बल्ब मिलते हैं ताकि मोच है, कहीं दर्द है तो उसमें इंफ्रारेड रेडिएशन से आप ट्रीट कर सकते हैं। तो दिस इज फॉर मेडिकल पर्पज। मेडिकल यूज फॉर मेडिकल, right? Number 2, used for night photography. Number 3, used as lamp and photo development rooms.
नंबर 4, यूज फॉर सिग्नलिंग ड्यूरिंग वॉर के समय सिग्नल देने के लिए। नंबर 5, जो हम लोग रोज घर में अपने रिमोट यूज करते हैं, यूज फॉर रिमोट्स। ये इसके यूज। मेडिकल पर्पस आपने देख लिया। मेडिकल पर्पस में क्या है कि आपको मोच आ गई तो उसके लिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि एक्सेस यूज ऑफ इंफ्रारेड कैन बर्न द स्किन। सो यूसेज हीटिंग इतनी ज्यादा है कि आप लिमिट यूज कर सकते हैं, ज्यादा यूज कर सकते हैं। नंबर 2, नाइट फोटोग्राफी। नाइट फोटोग्राफी में स्पेशल इंफ्रारेड फिल्म्स होती हैं जिसपे आप बॉडी से हीट जो आ रही है वो उसको अफेक्ट करती है, तो आपको नाइट में भी चीजें दिखाई देती। इसी तरह से नाइट विजन कैमरेज होते हैं, नाइट विजन बाइनोकुलर्स होते हैं, जिसमें आप हीट सेंस के, हर एक बॉडी अपनी अपनी थोड़ी हीट देती है, तो उससे हीट से आप एक फिगर बना सकते हैं कि सामने क्या है। नॉर्मली जो हम लोग के बॉर्डर्स हैं उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं नाइट विजन कैमरेज में, नाइट विजन फोटोग्राफी। यूज लैंप इन फोटो डेवलपमेंट। अब कम होता है, लेकिन पुराने जमाने में फिल्म जो होती थी उसको एक कमरे में डेवलप किया जाता था, तो वहां पे ये लैंप इसके लगते थे, क्योंकि एक तो दिखाई नहीं आता है, लेकिन ये फोटोग्राफी प्लेट को अफेक्ट नहीं करती, तो इसके यूजर लैंप इन फोटो डेवलपमेंट मूव्स। सिग्नलिंग ड्यूरिंग वॉर में सिग्नल देने के लिए इसको यूज करते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो ये स्ट्रेट लाइन में इट डज नॉट चेंज द लाइन। दूसरी चीज, स्कैटर नहीं होती। स्ट्रेट लाइन में जाएगी, बाएं दाएं स्कैटर पार्टिकल्स जैसे अल्ट्रावायलेट स्कैटर हो जाती है, स्कैटर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी स्ट्रेट जाएगी, स्कैटर नहीं होगी। और दूसरी चीज, ये विजिबल टू आई लाइट। अगर सिग्नल आपने किसी तरह से दिया, बाइक से दिया या टॉर्च से दिया, तो एनिमी पकड़ लेगा, लेकिन इसमें नहीं। रिमोट में यह है कि आपके पास रिमोट है, उससे स्ट्रेट लाइन में जाएगी और आपको दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी साइड रिसेप्शन है, इसको पकड़ लेगा। तो ये इसके कुछ यूजेज हैं। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस तरह से नोट कर लिया होगा आपने, जिस तरह से हम लोग स्पेक्ट्रम में ग्लास का स्पेक्ट्रम लिया था, ग्लास प्रिज्म में हमने स्पेक्ट्रम लिया था व्हाइट लाइट का, तो अल्ट्रावायलेट जो है ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है। इंफ्रारेड भी ग्लास एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इनकी भी, जैसे व्हाइट लाइट का एक स्पेक्ट्रम है, इसी तरह से इनका भी स्पेक्ट्रम आता है। और इसके स्पेक्ट्रम के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं? क्वार्ट्ज ग्लास। क्वार्ट्ज ग्लास पे ही ये स्पेक्ट्रम आएगा इसका, और इसमें हम लोग रॉक सॉल्ट, तो जो अल्ट्रावायलेट बल्ब होते हैं इनकी कवरिंग ग्लास की नहीं होती है, इनकी क्वार्ट्ज ग्लास की होती है। अगर ग्लास की होगी तो अल्ट्रावायलेट ये निकलेंगे नहीं। वी आर यूजिंग क्वार्ट्ज ग्लास, और रॉक सॉल्ट में हम लोग इंफ्रारेड का स्पेक्ट्रम आएगा। तो विच स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व यूजिंग रॉक सॉल्ट? आंसर इंफ्रारेड। विच स्पेक्ट्रम कैन बी सीन यूजिंग क्वार्ट्ज प्रिज्म? इट इज अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट बल्ब्स को क्वार्ट्ज से, क्रिस्टल से, क्वार्ट्ज से क्यों कवर किया जाता है? क्योंकि इट इज नॉट एब्सॉर्ब बाई ग्लास, विल एब्सॉर्ब। दिस इज microwave. You can understand it is used in cooking, it is used in signaling. Radio waves is again used in signaling. X-ray मैंने बता ही दिया है, गामा रेस को आपको बता ही दिया है किस तरह से होती है। This is all that you need to understand about electromagnetic radiation and electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum again comes from gamma rays, X-rays, ultraviolet, visible or white light, and infrared, microwave, radio waves. Gamma rays
below 0.01 nanometer, X-ray is 0.01 nanometer to 10 nanometer, ultraviolet is 10 to 400, 400 to 800 is visible, 800 to 10 to the power 6 is infrared, 10 to the power 6 to 10 to the power 10 is microwave, और रेडियो वेव्स उसके ऊपर है. नैनोमीटर को इन सबसे और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका नैनोमीटर. सो आई थिंक दिस इज इनफ. बुक से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए. यूसेज आते हैं, अल्ट्रावायलेट के कोर्स में है, अल्ट्रावायलेट का यूसेज है, और आपका इंफ्रारेड इंफ्रारेड की प्रॉपर्टीज, अल्ट्रावायलेट की प्रॉपर्टीज और कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो मैंने 5-6 प्रॉपर्टीज बताई थी, उनको याद कर लीजिए. और ये चार्ट याद कर लीजिए. दैट इज ऑल यू रिक्वायर टू गेट 4 to 5 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. इट्स अ पीस ऑफ नाइस chocolate cake. Okay, boys and girls, have a nice time, enjoy studies and be good. इस साल जो 2020 के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें निफ्स क्लासेस के लड़कों का, बच्चों का पंचम लहराया है. 90% से ऊपर हमारे पास कई बच्चों के मार्क्स आए हैं. हमारे पास जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं वो ऑलमोस्ट 97% है, और लड़कियों में 94% मार्क्स हैं. एंड एवरीबडी हैज पास्ड. Everybody has passed. जिन बच्चों को 9th में बड़ी मुश्किल से प्रमोशन लगा 10th में, उनके भी हम लोगों ने मेहनत करके 60% प्लस मार्क्स अटेन किए. Kindly spread the message around that if you want to be successful, NIFS classes is your destination. We will take proper care once the lockdown is removed. अब गारंटी करते हैं लॉकडाउन के बाद आपका कोर्स पूरा होगा, 100% पूरा होगा, and to your 100% satisfaction, and success is guaranteed at NIFS classes. Kindly share the video, subscribe to this video, and let others know what is NIFS classes. Thank you, boys and girls.